प्रताप जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर दादा सभी के नाम ध्यान है, पर समय कम है, सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ, सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी दादा को प्रणाम करता हूँ। आज हम महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। परंतु हमारा इतिहास बहुत ही वैभवशाली गौरवशाली रहा है। एक अंग्रेज इतिहासकार हुए जिनका नाम है कर्नल टाड, उनने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक को उन्होंने ग्रंथ कहा है कि ये मेरा ग्रंथ है। उस पुस्तक की प्रस्तावना में ही उन्होंने लिखा है कि दुनिया में अनेक वीर जातियां हुई है जिन्होंने अपना इतिहास कलम और स्याही से लिखा है, लेकिन इस हिंदुस्तान की धरती पर, इस राजस्थान की धरती पर एक जाति हुई है जिसे राजपूत कहा जाता है, जिसने अपना इतिहास तलवार और स्वयं के खून से लिखा है। ऐसी दुनिया में और कोई जाति नहीं है। आगे वो लिखता है कि अनेक जातियों ने अपने इतिहास पर काम किया है। अगर राजस्थान की एक एक इंच जमीन का सर्वे किया जाए, एक एक इंच जमीन का, तो राजस्थान में शायद ऐसी एक इंच जमीन नहीं मिलेगी जिस पर किसी राजपूत का खून न बहा हो। ऐसा हमारा वैभवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया है। आज अनेक फिल्मों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से राजपूतों को हमेशा बदनाम किया जाता है। राजपूत हमेशा जब भी लड़ा है, इस धरती के लिए लड़ा है, भारत माता के लिए लड़ा है, इस समाज के लिए लड़ा है। लेकिन हमें बदनाम किया जाता है कि राजपूत सिर्फ राजपूतों ने अत्याचार किए हैं, अन्य समाजों पर अत्याचार किए हैं। अगर इस बात को समझना है तो महाराणा प्रताप के जीवन से सामाजिक समरसता का अच्छा उदाहरण दुनिया में शायद ही नहीं हो सकता है। महाराणा प्रताप जी जब हल्दी घाटी के युद्ध में गए, उनकी सेना में बड़ी संख्या में भील समाज के लोग थे। राणा पुंजा सोलंकी, जिन्हें महाराणा प्रताप की माता जी ने राणा की उपाधि दी थी, जो भील जाति के थे। आज भी राजस्थान का जो राज्य चिन्ह है, उस राज्य चिन्ह में एक और महाराणा प्रताप का चित्र है, राजपूत का चित्र है, तो दूसरी ओर एक भील, एक वनवासी का चित्र है। ऐसा वहां के राज्य चिन्ह में आज भी अंकित है। दूसरा, बंजारा समाज उनकी सेना में बड़ी संख्या में थे। मीणा समाज बड़ी संख्या में थे। यहाँ की मुस्लिम समाज का भी एक सेनापति जो अफगानी था, हकीम का सूद, वो भी उनकी सेना में था। उसने भी महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते का प्रमुख था। उसने भी महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया और महाराणा प्रताप ने सबको साथ में लेकर उस युद्ध का संचालन किया। अब कल्पना कीजिए, एक राजपूत युद्ध का संचालन कर रहा है, एक भील समाज का व्यक्ति उनके नेतृत्व में युद्ध कर रहा है, एक मीणा समाज का व्यक्ति युद्ध कर रहा है, एक बंजारा समाज का व्यक्ति युद्ध कर रहा है, एक मुस्लिम युद्ध कर रहा है और एक भामाशा, एक महाजन उन्हें धन उपलब्ध कर रहा है। इससे बड़ी सामाजिक समरसता और कहाँ हो सकती है। इस बात को हमेशा हमसे छुपाया गया। ये बात हमें महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में जब भी बताई जाती है, यह नहीं बताई जाती है। जब भी विषय आता है तो हल्दी घाटी का युद्ध बताया जाता है। उस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय बताई जाती है, उनके भाले का वजन बता दिया जाता है, उनके कवच का वजन बता दिया जाता है और महाराणा प्रताप की पराजय बताकर उस इतिहास को समाप्त कर दिया जाता है। बंधुओं, हमने माँ भवानी को पूजना बंद कर दिया, हमने शक्ति की उपासना बंद कर दी और शक्ति की उपासना बंद करने से, माँ भवानी की पूजा बंद करने से, उन्हें सम्मान नहीं देने से आज हमारी स्थिति ऐसी होती जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण मेरे जीवन का है। एक बार मेरे खेत में एक वनवासी दादा काम करते थे। मैं खेत में उनके पास गया, एक उनके पास तीर कमान रखा हुआ था। मुझे तीर कमान बहुत अच्छा लगा। मैंने दादा से निवेदन किया कि दादा, क्या ये तीर कमान मुझे चलाने के लिए मिल सकता है? तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, बोले नहीं। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, एक तीर चला के देख लूंगा। तो उन्होंने कमान को उठाया और कहा कि ये मेरी पत्नी है। और कोई अपनी पत्नी किसी को देता है क्या? आगे बोलता है कि पत्नी भी एक समय धोखा दे सकती है, लेकिन जब तक मेरे हाथ में कमान है, जब तक मेरे हाथ में ये तीर है, तब तक मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इतना महत्व एक वनवासी समाज का व्यक्ति अपने शस्त्र को देता है। आज बड़ा दुख होता है कि जब हमारे परिवार में आसपास की शादी होती है तो तोरण मारने के लिए हमारा राजपूत तलवार मारने आता है। वो तलवार बताए कि तलवार दीजिए, तोरण मारना है। हम
शादी में लाखों रुपया खर्च करते हैं, क्या 1000-1500 की तलवार नहीं खरीद सकते क्या? घर में 2 बेटे हैं तो क्या 2 तलवार हमारे घर में नहीं हो सकती क्या? कितना खर्च करते हैं? तलवार का कितना महत्व है, इस बात को बाजीराव पेशवा, आप सबने फिल्म देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसमें आपने देखा होगा कि युद्ध के पश्चात बाजीराव पेशवा मस्तानी को एक तलवार भेंट करते हैं। राजपूतों में परंपरा नहीं है कि अगर किसी लड़की को किसी राजपूत ने तलवार भेंट की है और उसने स्वीकार कर लिए, इसका मतलब होता है ना कि तलवार भेंट की, इसका मतलब होता है उसने विवाह प्रस्ताव पेश किया है, और स्वीकार कर लिए इसका मतलब होता है उसने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मस्तानी राजा छत्रसाल की बेटी थी, एक राजपूत की बेटी थी। इतिहास में उसे मुस्लिम बताया गया, जबकि राजा छत्रसाल ने मुस्लिम लड़की से शादी की थी जिससे उत्पन्न होने वाली वो मस्तानी थी। राजपूत का कुल तो हमेशा राजपूत ही होता है, लेकिन उसे मुस्लिम बताया गया, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मस्तानी ने उस तलवार को स्वीकार किया, और चूंकि बाजीराव पेशवा ब्राह्मण थे, इस परंपरा को नहीं जानते थे, वहां के ब्राह्मण इस परंपरा को नहीं जानते थे, इस वजह से वो विवाद की सारी समस्या खड़ी हुई। तलवार का हमारे जीवन में इतना महत्व है। बंधुओं, महाराणा प्रताप जी के बारे में जब भी विषय आता है, मैंने कहा था कि घास की रोटी, उस विषय को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात उनकी पराजय हो गई, और पराजय के बाद उन्होंने घास की रोटी खाई। 2 कविताएं हैं, एक कर्नल टाट ने लिखा है कि महाराणा प्रताप जी की एक बेटी थी, उस बेटी के हाथ से एक उदबिलाव घास की रोटी छीनकर ले जाता है और वो बेटी रोने लगती है, जिससे महाराणा प्रताप बहुत विचलित हो जाते हैं और अकबर को संधि का पत्र लिखते हैं। एक इतिहास हमें यह पढ़ाया जाता है, जबकि महाराणा प्रताप जी की 3 पत्नियां थी और तीनों ही पत्नियों से कोई बेटी थी ही नहीं, कोई बेटी ही नहीं थी, तो उनके हाथ से कोई घास की रोटी छीनकर ले जाए, ये संभव ही नहीं है। एक राजस्थान के कवि हुए कन्हैयालाल सेठिया करके, उन्होंने एक कविता लिखी है कि घास की रोटी बनाई जिसे उदबिलाव छीनकर ले गया और नानों सो आमने चीख ही पड़े। उसने कहा है कि महाराणा प्रताप जी के जो पुत्र थे अमर सिंह जी, उनके हाथ से उदबिलाव रोटी छीनकर ले गया। 2 विषय आ गए, एक कर्नल टाट कहता है कि उनकी बेटी के हाथ से ले गया, एक कवि कहता है कि महाराणा प्रताप जी के बेटे के हाथ से ले गया। लेकिन उस समय महाराणा प्रताप जी के जो बड़े बेटे कुंवर अमर सिंह जी थे, उनकी उम्र 17 वर्ष थी। कल्पना कीजिए कि एक राजपूत जिसकी उम्र 17 वर्ष हो और वो भी महाराणा प्रताप का बेटा, उसके हाथ से कोई रोटी छीन कर ले जाएगा और रोटी छीनेगा और वो रोएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ये हमारी समझ में आता है क्या? नहीं। इस बात को मैंने सर्च किया बचपन से, जब भी मैं सुनता था, जब भी किसी मंच से मैंने सुना कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक प्रश्न घूमता था कि ऐसा कैसे हो सकता है? महाराणा प्रताप जी को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित बताने के लिए, वे पराजित हो गए थे, ऐसा सिद्ध करने के लिए यह इतिहास झूठा रचा गया है। बंधुओं, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध से पहले जिस युद्ध नीति का प्रयोग किया था उसे स्वभूमि विध्वंस नीति कहा जाता है। अपनी ही भूमि का विध्वंस कर देना। महाराणा प्रताप अच्छी तरह से जानते थे कि अकबर के पास एक बहुत बड़ी सेना है, वो जब सेना लेकर आएगा और हमारी छोटी सेना उससे लड़ नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने अजमेर से मेवाड़ की ओर आने वाले जितने भी गांव थे उन सभी गांवों का विध्वंस कर दिया। उन सभी गांवों को हम निमाड़ी में कहते उजाड़ दिया। उन सभी गांवों को कुंभलगढ़ के पीछे, कुंभलगढ़ से सिरोही एक क्षेत्र है जिसकी दूरी करीब 90 मील है। एक ऋषभ से लगाकर अरोही ऐसा एक क्षेत्र है जिसकी दूरी करीब 70 मील है। उस पूरे क्षेत्र में जिसे हम अवली की पहाड़ियां कहते हैं, उस सारी जनता को, वहां निवास करने वाली सारी जनता को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध से पहले ही वहां पर शिफ्ट कर दिया था कि इस युद्ध में क्या परिस्थितियां होगी अभी कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए आप सबको यहाँ पर रहना है। उन सभी गांवों को वहां पर बसा दिया था। इस पूरे क्षेत्र में 100 से अधिक गांव थे और अकबर इस क्षेत्र पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाया। जिन अरावली की पहाड़ियों की बात करा, उस क्षेत्र पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाया। आज भी अगर उस क्षेत्र की हम बात करें, अगर पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेरना हो तो 1 लाख सैनिकों की आवश्यकता लगती है। 1 लाख सैनिक सिर्फ घेरने के लिए लगेंगे, तब उस क्षेत्र की चारों ओर घेराबंदी की जा सकती है। उस क्षेत्र में महाराणा प्रताप थे और महाराणा प्रताप के पास अन्न के पर्याप्त भंडार थे, अन्न की कोई कमी नहीं थी। उनके लिए उनकी जनता, उनकी प्रजा सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। एक और विषय आता है कि जब मानसिंह जो अकबर की सेना का प्रधान सेनापति था, वो मालेगांव को जीतने के बाद जब वापस अजमेर जा रहा था तो उसके दिमाग में एक विषय आया
मानसिंह का कोई भी राजपूत समाज राजपूत का नाम में सम्मान नहीं करता था। तो मानसिंह को लगा कि मैं वापस जा रहा हूँ इस क्षेत्र से, अगर मैं मेवाड़ होकर चला जाऊंगा और महाराज प्रताप ने मुझे सम्मान की दृष्टि से अगर देखा, मुझे अगर सम्मान दे दिया, तो पूरा राजपूताना मुझे सम्मानित करेगा। ऐसी कुटिल चाल लेकर वह जब मेवाड़ जाता है, महाराज प्रताप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने अगर इसे सम्मान दिया तो पूरा राजपूताना इसे सम्मान देगा। राजपूताना सम्मान इसलिए नहीं देता था कि तथाकथित, ऐसा इतिहास में पढ़ाया जाता है कि तथाकथित उसकी बुआ जोधाबाई अकबर के घर में बैठी थी, इसीलिए राजपूताना उसे सम्मान नहीं देता था। वास्तव में जोधाबाई भी उसकी बुआ नहीं थी, वो भी एक झूठा इतिहास हमें पढ़ाया जाता था। कभी विषय मौका मिलेगा तो इस विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन यह भी एक दाग था मानसिंह के ऊपर कि उसकी बुआ वहां बैठी हुई है, इसलिए महाराणा प्रताप उसे सम्मान नहीं देना चाहते थे। तो उसकी अगुवाई के लिए उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया कि जाओ उसकी अगुवाई करके किले तक लेकर आना है। तो अमर सिंह इतने वरिष्ठ थे, इतने योग्य थे कि मानसिंह का ससम्मान अपने राजमहल के अंदर लेकर आते हैं। बातचीत होती है, शाम का भोजन की बारी आती है, तब भी महाराणा प्रताप ने सर दर्द का बहाना बना लिया और मानसिंह के साथ भोजन नहीं किया। उन्हें पता था कि इसके साथ अगर भोजन करूंगा मैं, इसके साथ बैठ जाऊंगा मैं, तब भी इसे राजपूताना सम्मान की दृष्टि से देखेगा। तो उन्होंने सर दर्द का बहाना बना लिया और भोजन भी नहीं किया। अगर मानसिंह बच्चे होते, अगर अमर सिंह बच्चे होते, तो क्या महाराणा प्रताप मानसिंह के सम्मान के लिए, मानसिंह के सम्मान में भोजन करने बैठाते क्या मानसिंह की अगुवाई के लिए भेजते क्या? नहीं। और यहीं से हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होता है। मानसिंह नाराज होकर चला जाता है और अकबर के कान भरकर अगली बार सेना लेकर आता है। ऐसा इतिहास रहा है। मेरा कहने का विषय यही है कि हम अपने इतिहास का अध्ययन करें। इस झूठ को, ये जो झूठ हमें फैलाया गया है, वास्तव में इसका अध्ययन करना चाहिए। हमारे वक्ताओं से भी निवेदन है कि जब भी हम मंच से अगर बोलें, क्योंकि हम जो बोलते हैं बहुत से लोग पढ़ते नहीं है, हमने जो बोला उसको लोग मान लेते हैं और अगली बार मंच से उसे ही बोल देते हैं। इसलिए हमें अध्ययन करने के बाद ही बोलना चाहिए, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। दूसरा, मैंने आज इस मंच से एक बात पर जोर दिया है और वो बात है कि अगली बार हमारे परिवार में शादी हो तो कम से कम तोरण मारने के लिए और तलवार किसी के घर मांगने न जाना पड़े, ऐसा ध्यान रखें। दादा ने जो कहा है कि पगड़ी बांधे, साफा बांधे, इस विषय पर ध्यान दें। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा एक छोटा सा विषय और है, अभी मंच से मेरा परिचय नरेंद्र सिंह चौहान, बजरंगपुर कहा जाता है। तो बजरंगपुर कहाँ है, कौन कौन जानते हैं, पता है क्या? ठीक है ना, 2-3 नाम उठे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को। मोहम्मदपुर का नाम सबने सुना है क्या? सुना है ना? मोहम्मदपुर को मेरे ही पूर्वज ठाकुर रतन सिंह जी चौहान ने बसाया था और उन्हीं के नाम के आधार पर उनका नाम रतनपुर था। और औरंगजेब के शासनकाल में उनका एक सेनापति वहां आया था और उसने उस रतनपुर का नाम बदलकर मोहम्मदपुर कर दिया। और पिछले 25 वर्षों से मैंने यह प्रण लिया है कि इस मोहम्मदपुर रूपी कलंक को मिटाना है, इस गांव का नाम बजरंगपुर करना है, इसलिए मेरी पहचान बजरंगपुर है। इस काम में लगा हूं और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी मोहम्मदपुर नहीं बोले, बजरंगपुर ही बोले, ऐसा आप सबसे निवेदन है। इतना कहकर बात को विराम देता हूं। महाराणा प्रताप की जय, जय श्री राम।